नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बुखार बहुत तेजी से चढ़ रहा है। बीजेपी ने चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। तो क्या है बीजेपी का रोड मैप, यह हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे राज्य की राजनीति में अब्बाजान पर मचे घमासान की, जिसमें अब टीपू सुल्तान की एंट्री भी हो चुकी है। लेकिन इस शो की शुरुआत हम बाढ़ से बचे हाहाकार की खबर के साथ करेंगे, जिसने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही मचा रखी है। सबसे बुरा हाल मध्य प्रदेश का है, जहां बाढ़ ने अब तक 24 लोगों की जान ले ली है। वहीं स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। बारिश और बाढ़ की मार के आगे मध्य प्रदेश में जिंदगियां बेबस हो गईं। नदियां विकराल रूप ले रही हैं, नाले उफान पर हैं और सैलाब सा बढ़ता पानी शहर शहर में कहर मचा रहा है। ये एमपी के राजगढ़ की तस्वीरें हैं। तांडव मचाती हुई लहरें जीरापुर इलाके में बढ़ती जा रही हैं। तेज बहाव के साथ आई इस आफत का असर क्या हुआ, अब वो भी देखिए। बाढ़ का पानी घुसने से पूरा का पूरा गांव ही तालाब में तब्दील हो चुका है। मकान डूब गए हैं। स्कूल के चारों ओर दरिया बन गया है। पानी इतना तेजी से बढ़ा कि अब बस मंदिर का शिखर ही नजर आ रहा है। छापी डैम का पानी जीरापुर ब्लॉक के शमशान घाट में भी भर गया है। शमशान घाट के गेट से लेकर अंदर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब विदिशा का हाल देखिए, पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया है। इस बहाव के साथ पानी सब कुछ बहा ले जाने की कोशिश में है और बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश का श्योपुर भी पिछले कुछ दिनों से सैलाब का संकट झेल रहा है। 3 अगस्त की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहां बाढ़ की वजह से 4 दिन तक इंटरनेट की सुविधा बंद थी। इंटरनेट बेहाल होते ही बाढ़ में डूबे शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आने लगी। सीप नदी में आई बाढ़ का पानी शहर में हाहाकार मचाता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी बुरा है। राहत के इंतजार में लोगों का सब्र टूटने लगा है। श्योपुर के विजयपुर तहसील में लोगों ने विरोध में जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जाम खुलवाने गए अफसरों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश में मानसून आसमान से मुसीबत बरसा रहा है। बारिश की सबसे ज्यादा मार ग्वालियर के चंबल संभाग पर पड़ी है। दतिया, अशोकनगर, भिंड, मुरैना में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर में भी बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे हालात के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर, अशोकनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौसम की मार झेल रहे लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। जो राहत के लिए मैंने कहा है कि एक पूरी मैपिंग की जानी चाहिए कि राहत अनाज, संसाधन, घर किस पैमाने पे जल्द से जल्द हम लोग दे पाएँ। आज अनाज रवाना किया है हम लोग ने श्योपुर के लिए, ग्वालियर ग्रामीण के लिए, और उसी के साथ जो तीसरी पहल है कि अधोसंरचना में जो डैमेज हुआ है उसे कैसे जल्द से जल्द हम लोग ठीक कर पाएं। बाढ़ और बारिश से एमपी के 1250 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आने से 25,000 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 8 और एसडीआरएफ की 29 टीमें तैनात की गई हैं और अब तक करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स के भी 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच खुद पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है।
राज्य सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। पहली कोशिश यही है कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में बारिश का संकट अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। ऐसे में बाढ़ की मार के चलते ये संकट और भी गहरा सकता है। राजगढ़ से पंकज शर्मा, श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ रवीश पाल सिंह, गुना, आज तक। मैदान ही नहीं, पहाड़ों पर भी बारिश के कारण मुसीबतों का दौर जारी है। उत्तराखंड में भी आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर बारिश की मार हर तरफ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। होटल का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते ढह गया। लैंडस्लाइड के चलते हुए इस हादसे से आसपास अफरा तफरी मच गई। इस अनहोनी की आशंका करीब 2 हफ्ते से थी। 2 हफ्ते पहले जोशीमठ के इस इलाके में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। हादसे के बाद होटल के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था। रात के तौर पर होटल को खाली कराया जा चुका था। ये होटल एनटीपीसी के टनल के ऊपर बना था। लैंडस्लाइड के बाद एनटीपीसी के टनल का मुहाना भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। पहाड़ों पर बारिश अब भी आफत बनकर बरस रही है। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते बीन नदी में अचानक पानी आ गया। नदी की तेज धारा में एक कार फंस गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बाद में गांव वालों ने मिलकर इस कार को खींचकर बाहर निकाला। और ये देखिए, हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के बाद नाले में हाहाकार मचाता पानी। इलाके से बेहद तेज रफ्तार से गुजर रहा है पानी। हालात को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। बादल फटा होगा जिसकी वजह से नाले के आसपास रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई और पानी के पास नहीं जाने की अपील की गई। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी बाढ़ की मुसीबत बढ़ती जा रही है। यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। गलियों और सड़कों पर पानी, घर और मोहल्लों में पानी, यहाँ तक कि घर की पहली मंजिल तक पानी भर गया पर है। नदियों के बढ़े जलस्तर से तटीय इलाके और मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार मुनादी कर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। गलियों में नाव चल रही है। पानी भरने की वजह से मोहल्लों में बिजली की सप्लाई काट दी गई है, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। गंगा अब खतरे के निशान से महज 30 सेंटीमीटर नीचे है। बनारस के पक्के घाट पानी में डूब चुके हैं। घाट किनारे बैठने वाले पुरोहित अब सड़कों पर चौकियां लगाकर बैठे हैं। इसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा तो गंगा किनारे बसे शहरों में संकट और बढ़ जाएगा। आज तक ब्यूरो। एक तरफ हमारे देश में बाढ़ का कहर है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रंग बहुत तेजी से चढ़ रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी के दौरे पर हैं, जहां चुनावी माहौल का जायजा उन्होंने लिया तो तैयारियों का रोड मैप भी तैयार किया। ये देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत है। ये 2024 के चुनाव के सेमीफाइनल की तैयारी है। ये 2022 में लखनऊ की गद्दी की जंग है। यूपी का चुनावी बिगुल बज चुका है। नेता से लेकर कार्यकर्ता अब मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने अब 2022 के चुनावी दंगल की तैयारियां तेज कर दी है, क्योंकि लड़ाई उस लखनऊ की है जो दिल्ली की किस्मत तय करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने यूपी फतेह के रोड मैप की तैयारियों का जायजा लिया। आज आगरा में नड्डा अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष और लोकल नेताओं के साथ चुनावी मंथन किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने डॉक्टर से जुड़े कार्यक्रम में कोरोना काल में योगी सरकार के कामकाज पर सरकार की पीठ थपथपाई। किसको मालूम होगा कि इसकी मारक क्षमता लंग्स तक पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेगी। किसको मालूम था कि ऑक्सीजन की जरूरत इतने फास्ट पड़ जाएगी।
बहुत हमारे नजदीक लोगों को दुख हुआ, दिक्कत आई, हम उनके साथ हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सप्ताह के अंदर इस देश में ऑक्सीजन से सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में एक बार फिर दोहराया कि सरकार तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस महामारी के दौरान हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा होगा। ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भारत सरकार ने जिस युद्ध स्तर पर किया था वह सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो रहा है। 552 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित करने जा रहे हैं। इससे पहले कल लखनऊ में जेपी नड्डा ने दौरे के पहले दिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद कर विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों, सांसदों और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की लड़ाई पर मंथन किया। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए। सारे का सारा कर्जा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किश्तों में देने का जो निर्णय किया। नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया है। 4 घंटे लंबी चली बैठक में सभी विभाग के मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड बनाकर पहुंचे थे। लखनऊ आने से पहले मंत्रियों से 4 साल की कामकाज की रिपोर्ट मांगी गई थी। पार्टी जल्द विधानसभा प्रभारियों को विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दे देगी। जो विधानसभा प्रभारी होगा वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस दौरान साफ हिदायत दी कि सभी मंत्री अपनी विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें और जनहित में किए गए कामों को जनता को समझाने का रोड मैप भी तैयार करें। इतना ही नहीं, जिन मंत्रियों और विधायकों के कामकाज से सरकार खुश नहीं है उनका पत्ता काटने की भी तैयारी चल रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में वार पलटवार का दौर चल रहा है। कोई किसी पर हमला बोल रहा है तो कोई किसी पर व्यंग्य कस रहा है। और ऐसे राजनीतिक दौर में जब आज तक के विशेष कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश और के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर अब्बा जान वाला हमला बोला तो अखिलेश ने भी इसका जवाब देने में जरा सी देर नहीं लगाई। अब अब्बा जान से शुरू हुई ये जंग टीपू सुल्तान तक पहुंच चुकी है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूं। आप अखिलेश यादव के अब्बा जान बार बार बोल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। सियासत में शब्दों के मायने होते हैं, या यूं कहें कि शब्दों पर सियासत होती है। तंज होते हैं, आपसी रंज होते हैं। उनके अब्बा जान तो कहे। अब्बा जान यहाँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, अब्बा जान यहाँ एक शब्द नहीं है, बल्कि अब्बा जान यहाँ एक चुनावी रंग है। अब्बा जान अपने आप में एक एजेंडा है, या यूं कहें बीजेपी का हिंदू कार्ड है, या फिर विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला है। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। सच कौन है और झूठ कौन है ये दुनिया जान रही है। उनके अब्बा जान तो कहते। आज तक पंचायत में सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकले इस अब्बा जान शब्द ने इशारों इशारों में अखिलेश की सियासत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हिंदू विरोधी होने का आरोप, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप, राम मंदिर विरोध का आरोप,
सब कुछ इस एक शब्द के तंज में छिपा हुआ था, जो अपने आप में एसपी की सियासत पर सूबे के सीएम का हमला था। पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास भी है। आप अखिलेश यादव के अब्बा जान बार बार बोल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका विश्वास है। मुसलमानों को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, और जितने कानून आप ला रहे हैं सब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ला रहे हैं। हम किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को ध्यान में रख करके कानून नहीं बना रहे हैं। उनके अब्बा जान तो कहते थे। आज तक पंचायत में योगी आदित्यनाथ इस शब्द का इस्तेमाल अखिलेश से जुड़े हुए सवालों के लिए कर रहे थे। यहाँ उनका इशारा अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह के लिए था, लेकिन अब इस अब्बा जान ने यूपी की सियासत में घमासान मचा दिया है। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के इस अंदाज पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्हें तो चुनाव को दूसरी तरफ लेना आना है। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। उनके अब्बा जान तो कहते थे। अब जब अब्बा जान पर सियासी रंग चढ़ चुका है तो ये लड़ाई टीपू तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के बादशाह को अब्बास शब्द से नफरत क्यों है? उनको डैडी कहने में इतराज नहीं होता, पिताजी तो कहते नहीं है। और अब्बा शब्द तो एक उर्दू का बहुत अच्छा मीठा शब्द है, मगर डैडी एक अंग्रेजी का शब्द है। उनके पिताजी भी तो उनको टीपू कह के बुलाते हैं। तो ये नफरत क्यों आ गई है उनके अंदर ये उर्दू के शब्द से, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में उनको बताना चाहिए। यूपी अब सियासत के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। अब्बा जान, टीपू, न जाने किस किस पर अभी घमासान होना बाकी है। लखनऊ से समझ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। 7 अगस्त 2021 इतिहास इस दिन को याद रखेगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने अपने हाथों से इतिहास बदला था। और नीरज आज हमारे साथ हैं। नीरज, 7 तारीख की सुबह और 8 तारीख की सुबह में क्या फ़र्क है मेंटली, अगर मैं पूछूं आपसे? देखो, एक सच बताऊं तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव सा हो गया है, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि शाम को मेरा इवेंट है और उसके लिए प्रिपेयर हो रहा था, मेंटली भी और फिजिकली हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी पहले। तो एक बहुत ही मुश्किल सा टाइम लग रहा था, पर पता नहीं क्या हो पाएगा, क्योंकि वेट रहता है और इंडिया में भी सभी को वेट था। लेकिन जब तक ख़त्म नहीं हुआ मन में ये चलता रहा कि बस कुछ अच्छा करना है, बेस्ट करना है। और अभी ख़त्म हो गया है और हमने गोल्ड जीत लिया है, तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से एक वो जो एक बहुत ज़्यादा बोझ था माइंड पे कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इतना वेट करना पड़ा इसके लिए, वो एकदम उतर गया है। अभी अपने पास गोल्ड है तो ये काफ़ी, बिल्कुल गोल्ड मेडल है तो नीरज गोल्ड मेडल दिखाना भी बनता है। हाँ, वो सोने की चमक जो है, मैन विद द गोल्डन आर्म, नीरज चोपड़ा, और ये वो नीरज चोपड़ा का मेडल है। नीरज, जब आप पोडियम पे सबसे ऊपर खड़े हुए थे तुम दिमाग में क्या चल रहा था? आप आगे के बारे में सोच रहे थे या पुराना पूरा फ्लैशबैक, अपना स्ट्रगल, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ, आपके कोचेस, उनके बारे में सोच रहे थे कि या ये सोच रहे थे कि यार मैं आज यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, अब आगे क्या? बस ज़्यादा तो दिमाग में उस टाइम नहीं आता है, बस यही था कि जो मेहनत की है इस पल के लिए और जो थ्रो करने के लिए मैं जा रहा हूँ, पूरा फोकस थ्रो पे होता है कि मैं इसको कैसे अपना 100% इस थ्रो में दे पाऊंगा और मैं कैसे कर सकता हूँ। जब मैं पूछ रहा हूँ, जब आप पोडियम पे खड़े हुए थे, नेशनल एंथम बज रहा था, क्या सब कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी? क्या क्या हुआ था आपके साथ? वो बिल्कुल, एक बार तो दिमाग में सभी कुछ आता है कि कैसा सफ़र रहा, कि मतलब सब कुछ नहीं आ पाता, लेकिन दिमाग में जरूर आता है कि हाँ बहुत टाइम ऐसा भी आया कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या पता कैरियर खराब ना हो जाए, इंजरी वगैरह भी आई थी। लेकिन वही है कि ये गोल्ड जीतने के बाद सब कुछ ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, जो भी भगवान ने किया सब ठीक था। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत लोगों को रुलाया है हिंदुस्तान में जब आपने वो मेडल जीता ना। और हिंदुस्तान में देखिए, क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, पर पूरे हिंदुस्तान ने कल नीरज चोपड़ा को देखा जब आप जैवलिन थ्रो इवेंट में फाइनल में क्वालिफाई करके खेल रहे थे।
बहुत लोग आपके उस मोमेंट पे, जब आप पोडियम पे नेशनल एंथम बज रहा था, बहुत लोग रोए। आप रोक रहे थे या आपको भी कुछ इमोशनल? नहीं, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब अंदर से एक वो था, रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था वो, लेकिन आंखों से आंसू तो नहीं आए, लेकिन हाँ, पर अंदर से जोश बहुत था उस टाइम पे। मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा जोश था। अगर मैं आपको बोलूं, आपने बोला बता नहीं सकता, फिर भी अगर मैं आपको बोलूं, डिस्क्राइब कर सकते हैं आप ये फीलिंग गोल्ड मेडल की? अगर आप पहन ले तो मुझे मतलब और अच्छा लगेगा, कि मुझे क्या सबको अच्छा, क्योंकि ये हर किसी को भारत में इट इज़ अ रेयरिटी, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, दिखता है। और अगर आप फीलिंग बता सकें, आज 24 घंटे हो चुके हैं, कल सुबह से आज तक करीब 12 घंटे हो जाएंगे अभी, तो फीलिंग बता सकते हैं? गोल्ड मेडल आप इसके साथ ही सोए कल? हाँ, ये मेरे तकिए के साथ में रखा था और मैं ज़्यादा तो नहीं सो पाया, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं, 1.5-2 घंटा तक सोया हूँ रात को। पर बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि वो फीलिंग अभी तक आ ही जा रही है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो कुछ ना कुछ नए रूप में आ रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ अपने देश के लिए, कुछ मैंने ऐसा किया है कि वो बहुत ही यादगार रहेगा। नीरज, मैं चाहूँगा, क्योंकि अब दुनिया आपको जानती है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम टोक्यो में जब आ भी रहे थे इस तरफ, तो लोग हमें देख के बोल रहे थे, आर यू इंडियन? हमने कहा हाँ। बोल रहे हैं कि दैट बॉय who won the gold medal yesterday। हर कोई हमें आपके नाम से बुला रहा है कि नीरज चोपड़ा यहाँ पर भी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब आप एक रोल मॉडल बने हैं और बहुत लोग आपको देख रहे हैं, अपनी थोड़ी जर्नी बताइए, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट गलती से शुरू हो गया ये जैवलिन थ्रो? जी बिल्कुल, गलती से ही हुआ, क्योंकि पहले से दिमाग में नहीं था। क्योंकि अगर कोई फैमिली से स्पोर्ट्स में हो या फिर गाँव से कोई हो तो थोड़ा एक इंटरेस्ट रहता है स्पोर्ट्स में, लेकिन मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था और गांव में भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में किसी का। तो बस ऐसे फिटनेस के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे ऐसे शुरू हो गया। तो बड़ी सिंपल शुरुआत थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ सोच समझ के मैंने जेवलिन शुरू किया। बस स्टेडियम में गया था फिटनेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैंने जेवलिन थ्रो करते हुए देखा मेरे सीनियर्स को और फिर मैंने शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस दिन से मैंने शुरू किया, अपना पूरा मन से और लगन से मैंने उसके लिए मेहनत की। गांव से बार बार स्टेडियम में आना पड़ता था, वापस जाना पड़ता था। कैसे आते थे? मैं बस पकड़ के आता था, कई बार लिफ्ट वगैरह लेता था। 15-16 किलोमीटर दूर था मेरे गांव से। तो आप रोज जाते थे? हाँ जी, रोज आता था और थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि बस का टाइमिंग वगैरह सेट नहीं बैठ पाता था। कई बार मेरी बिल्कुल आंखों के सामने बस निकल जाती थी, तो फिर वेट करना पड़ता, कम से कम याद आया 1 घंटा। तो बिल्कुल वो आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत ही ज़रूरी था एक उसके लिए, एक मेरा खुद के चेक करने के लिए भी, कि भाई मैं ऐसे उस टाइम को झेल सकता हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल वो ज़्यादा उस टाइम दिमाग में इतना प्रॉब्लम नहीं आती थी कि यार मैं कितना तंग हो रहा हूँ और मैं टाइम पे बस नहीं पकड़ पा रहा हूँ। क्योंकि अगर अब मुझे लगे कि हाँ मेरे सामने से बिल्कुल बस निकल गया, तो ऐसे फील होगा कि यार कुछ तो गलत हो गया है। लेकिन उस टाइम पे मैं उधर ही बैठ जाता था, लेकिन मन में होता था कि स्टेडियम में जरूर जाना है और ट्रेनिंग जरूर करनी है। नीरज, सही, मैं एक्चुअली मेरा सवाल यही था, क्योंकि आम जिंदगी में, नौकरियों में भी लोग, चाहे कोई भी प्रोफेशनल लाइफ हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, या कभी कभी लगता है, क्योंकि जैवलिन थ्रो ऐसा स्पोर्ट ही नहीं है जो इंडिया में अब तक, एटलीस्ट आपसे पहले जो लोगों ने सोचा हो कि यार इससे करियर बन जाता है। तो आपको कभी लगा जब वो बस पकड़ने जा रहे हैं, रोज एक ही काम कर रहे हैं, रोज जैवलिन थ्रो, कि यार मैं कर क्या रहा हूँ? कभी ऐसी फीलिंग आई बचपन में या शुरुआती दौर में? सही बताऊं तो उस टाइम तक इतना आपको यार क्या कर रहे हो? हाँ, कहते तो बहुत लोग, ये तो जरूर कहते हैं कि क्या कर रहा है, पता नहीं कुछ करेगा भी कि नहीं, ऐसे ही जा रहा है। लेकिन ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि यार, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर का भी नहीं सोचा था कि मैं इतने लेवल तक जाऊंगा और मेडल जीतूंगा। बस एक सिंपल सा काम था डेली का, कि मेरा ये काम था, मुझे जाना है और अपना 100% अपना पूरा फोकस करके ट्रेनिंग करके वापस आ जाना है। एक सिंपल सा काम था और वो मैं करता गया और उसकी वजह से ये आज यहाँ तक पहुँच गया। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात एडमिट करता हूँ, जब आप यहाँ पहुँचे नहीं थे, क्योंकि बात चल रही थी कि आपको एक कंटेंडर माना जा रहा था, सब मान रहे थे, मैं भी मान रहा था, पर मुझे यकीन नहीं था कि नीरज चोपड़ा मेडल, यकीन मतलब मुझे लग रहा था आपका मेडल आ सकता है, आएगा ही आएगा, वो अलग बात होती है, आ सकता है, और मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था। बट
जब क्वालिफाइंग राउंड में आपने ऐसा किया और बाकी के जो सीजन जो लीडर्स थे वो बाहर चले गए, हमने कहा जी मेडल तो आपका आ रहा है, पर गोल्ड की उम्मीद, मैं आपको ये बात एडमिट कर रहा हूँ कि गोल्ड की उम्मीद मुझे बहुत कम थी, पर आपको थी उम्मीद जब आप सुबह उठे 7 तारीख को सुबह उठ के आपको क्या गोल्ड मेडल दिख रहा था? देखो उस क्वालिफिकेशन राउंड के बाद तो काफ़ी एक हौसला बढ़ा था, क्योंकि वो बहुत ही एक आराम से थ्रो की हुई थी और बहुत परफेक्ट थ्रो थी और एक अच्छा डिस्टेंस था, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ फाइनल में कुछ अच्छा होने वाला है, शायद मैं अपना पर्सनल बेस्ट भी कर सकता हूँ। पर सच में तो मैं भी बताऊँ तो ऐसे गोल्ड का तो नहीं था, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि यहाँ पे ओलंपिक लेवल पे आके कोई वर्ल्ड रैंकिंग या ऐसा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल दिन पे बात होती है, किसका दिन है, किस दिन किसकी बॉडी चलती है, और उसी को मैं मानता हूँ। और अब तो पक्का मान गया हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही एक अलग कंपटीशन था, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर थे और कहीं तो क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गए और फिर फाइनल में देखो इतना जबरदस्त थ्रोअर है जोहानस वेटर, बिल्कुल वो बेस्ट 8 से बाहर हो गया। अचंभा मुझे सच में ऐसा लग रहा है, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में पहले ट्रैक एंड फील्ड इंडियन एथलीट बने हैं जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तो नीरज चोपड़ा कहाँ चले गए हैं? नीरज चोपड़ा की लेगेसी कहाँ चली गई? क्या मैं ये बात पता नहीं कितनी सही होगी बोलनी, पर नीरज चोपड़ा की लेगेसी कहाँ चली गई है? देखो जी, मैं तो अपने मुंह से तो क्या बोलूँ, वो तो जो जिन लोगों ने देखा है और जो लोग जिन्होंने उनको नाम दिया है, और बस वही बता सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि मैं एक एथलीट हूँ और मेरा काम है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करके देश के लिए खेलूं, और वो मैं कर रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतूं। और बाकी अपने लोगों को जो पसंद आए वो मुझे जो बोल सकते हैं बोले, वो मतलब मैं अपने मुंह से ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा कि मैं अपने आप को कहाँ मानता हूँ, मैं बस अपना मेहनत करता रहूँगा। अच्छा, मिल्खा सिंह से अक्सर मेरी बात होती थी, वो हमेशा ये बात बोलते थे, उन्होंने ये बात आम जनता आम बातचीत में भी लोगों को बोली है कि उनका सपना है कि वो एक इंडियन को ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में इंडिया का एक मेडल देखना चाहते हैं। यहाँ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लेकर आप आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज मिल्खा सिंह हमारे साथ नहीं हैं। जून में ही उनका देहांत हुआ था। आज वो बहुत खुश होते हैं आपको, पर वो जहाँ भी होंगे वो आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले कल भी यही बात सभी ने पूछी थी और मैंने सबसे पहले यही बात बोली थी कि जो हमारे महान एथलीट थे देश के, जो रह गए मेडल से बिल्कुल, और उनका सपना था कि कोई अपना देश का कोई भी एथलीट जाए और मेडल लेके आए या फिर नेशनल एंथम बजे, तो उस जैसी तो बात ही नहीं है। और जब मैंने गोल्ड मेडल डाला और जब वो नेशनल एंथम बजा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये सभी उन लोगों का भी सपना था और वो पूरा हुआ है। और मिल्खा सिंह जी जहाँ पे भी ऐसे होंगे तो वो खुश होंगे अभी। बिल्कुल। और नीरज, 23 साल आपकी उम्र है और पेरिस बहुत दूर नहीं है, इस बार तो 4 साल की भी साइकिल नहीं है ओलंपिक की। आप 88 मीटर ऑलरेडी 88.07 आपका जो है वो बेस्ट थ्रो है। आगे क्या देखते हैं? क्योंकि देखिए जोहानस वेटर को जैसे हमने देखा, मैं तो ये बोलता था यार वो तो 90 से नीचे बात ही नहीं करते हैं। नीरज चोपड़ा ने, क्योंकि फिजिकली आप और डेवलप होंगे अभी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी फिजिकली शायद से आप और स्ट्रांग होंगे। आप क्या देखते हैं अपने आप को आने वाले कुछ सालों में? देखो, सबसे पहले तो एक जो बैरियर है 90 मीटर का मेरे सामने, तो उसको सबसे पहले उसको क्रॉस करना है। मुझे लग रहा है अभी वही देखेंगे कि ट्रेनिंग कैसा हो पाता है, वीज़ा वगैरह कैसे होता है, तभी आगे कंपटीशन खेलें। क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं है और मैं सोचूं कि बस मैं खेलने चला जाऊं वहाँ पे, तो वो काफ़ी रिस्की होगा मेरे हिसाब से, तो उसका देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा यही है कि 90 मीटर का एक बैरियर है, उसके बाद फिर जो भी आगे का जो भी मैं सोचूंगा उससे अगला डिस्टेंस। नीरज, आपका कोई रोल मॉडल लाइफ में? अगर मैं जेवलिन या कहीं भी किसी भी देखो, मेरा सबसे बड़े मतलब एक शुरू से ही जिन्होंने मेरा साथ दिया है, चाहे वो स्पोर्ट्स है वैसे भी लाइफ में, मेरे सबसे छोटे चाचा हैं सुरेंद्र कुमार उनका नाम है, तो वो हमेशा उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। और मैं तो कुछ भी नहीं था जब उन्होंने मुझे बोला स्टेडियम में लेके गए, और मैं बल्कि खुश नहीं था जाके, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बोला कि नहीं ये इतना मोटा हो गया, थोड़ा इसको फिट होने के लिए उन्होंने मुझे एक ट्रेनर के पास उन्होंने छोड़ा, तो फिर उन्होंने अच्छे से, और उनका ही है सब कुछ। मैं तो ये मानता हूँ कि, और आज भी मेरी लाइफ में वो काफ़ी हमेशा मोटिवेट करते हैं, और मैं काफ़ी जो भी
मेरा सबसे लाइफ का जो ज़रूरी और सबसे अच्छा मोमेंट होता है तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। और वैसे अगर मैं स्पोर्ट्स में कोई रोल मॉडल, अगर आप अपने चाचा के अलावा फैमिली से बाहर आकर देखें कोई, अगर स्पोर्ट्स में बात करें तो मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोस या फिर जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया है वो जैन चलेजनी की वीडियोस को किया है। तो स्टार्टिंग से जब मैंने शुरू किया जेवलिन तो उनकी थ्रो ही देखना पसंद था और वो काफ़ी। और इस दौरान इतने सालों ट्रेनिंग करी आपने, क्या क्या मिस किया? खाना पीना, घूमना, दोस्त? सही बताऊं तो ये पहले काफ़ी ज़्यादा मिस होते थे कि घर का खाना नहीं मिल पा रहा, इंजॉय नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब शुरू में जब मैं स्पोर्ट्स शुरू किया था और जब मैं पटियाला गया या फिर फॉरेन में आने लगा, लेकिन अभी ट्रेनिंग की ऐसी आदत हो गई है कि हाँ बस अब तो सभी चीज़ें फीकी लगती हैं। अगर ट्रेनिंग ना हो तो फिर थोड़ा ऐसा फील होता है कि यार कुछ तो ऐसा हो रहा है लाइफ में कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और बाकी सब कुछ अभी डाइट वगैरह की या फिर ऐसा खान पाना कुछ ज़्यादा याद नहीं आता है, अभी आदत हो गया है। हाँ, मूवीज़ वगैरह काफ़ी टाइम से, अभी लॉकडाउन वगैरह में देखी थी, लेकिन वैसे अभी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस चल रहा है। अभिनव बिंद्रा का अकेलापन भी दूर कर दिया अब आपने? हाँ बिल्कुल, देखो उनका काफ़ी वो भी बोल रहे थे कि हाँ कोई ऐसे आना चाहिए मुझे ज्वाइन करे, और मुझे भी पता नहीं था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन हाँ फाइनली आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और उनका एक बहुत बड़ा हाथ है इंडियन स्पोर्ट्स की एक सोच खोलने में ओलंपिक लेवल पे, कि उन्होंने इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीता था, और उनकी वजह से ही जो आगे जो अपने यंग एथलीट उनके बाद आए हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा उसमें योगदान रहा है। उम्मीद करते हैं नीरज चोपड़ा यहाँ से इस अब ये भी नहीं बोल सकते कि जी बेहतर कैसे होंगे, गोल्ड मेडल ये ऑलरेडी जीत चुके हैं, और अब ये है कि अपने खुद के रिकॉर्ड को कैसे बेहतर करते हैं। शिव प्रशांत के साथ राहुल रावत, टोक्यो से। ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में नीरज के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा की जीत के बाद से ही जश्न का सिलसिला चल रहा है। पूरा देश जश्न में डूबा है। नीरज के घर पानीपत में पूरा गांव जमा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं। हर किसी को लग रहा है कि उनके बेटे ने ही देश के लिए मेडल जीता है। और ये मेडल टैली पे एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 रहा है, कुल 113 पदक हासिल किए, गोल्ड 39, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज, और इस तरह से भारत 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज कुल 7 पदकों के साथ रहा है 48वें नंबर पर। कल का सभी को इंतजार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।